हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हीना मिस्त्री। वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके कॉमर्स सब्जेक्ट का सेमेस्टर 3, जहां पे हम चैप्टर नंबर 1 से चालू करने वाले हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं आपके इस बुक से, कॉमर्स 3 मनन प्रकाशन। इस बुक से मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक चालू करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर के ज़रिए पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व करना है वैसे हम पढ़ने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व करके बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन। चलिए, अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, SYJC में आपके 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आगे भी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स वगैरह हमने देखे हैं कि क्या होता है। अब यहाँ पे कैसा है कि हम मैनेजमेंट को और डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फंक्शंस क्या होते हैं, मैनेजमेंट क्या होता है, नेचर क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है? एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब ये आपको आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट कुछ लिख देना है। ठीक है, एंड उसके बाद डेफिनेशंस बताना है। अच्छे से रीड करके डेफिनेशंस वर्ड टू वर्ड लिखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। डेफिनेशंस बतानी है एंड उसके बाद नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को पॉइंट वाइज डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। जो हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा है, तो मैनेजमेंट पर्सनल लाइफ में भी हमारे होता ही है, प्रोफेशनल लाइफ में भी होता है। अब पर्सनल लाइफ में हम देखने जाए, हमारे घर में हम देखने जाए तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट तो होता ही है। हमारे पापा मैनेजमेंट करते हैं। क्या करते हैं, उनके पास जो सैलरी आती है उसमें से वो उनके एक्सपेंसेस, सारे घर के एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। ठीक है, बाकी सारी बच्चों की पढ़ाई देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। हमारी मम्मी मैनेजमेंट करती है। कैसे करती है, उनको जो पैसे मिलते हैं घर चलाने के लिए उसमें से वो मैनेज करती है घर की चीज़ों को। जो बच्चे रहते हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट करते हैं। कैसे करते हैं, उनके पास कितना टाइम है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं एंड पढ़ाई करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मैनेजमेंट है, जो हम पर्सनल लाइफ में करते हैं। अब बिज़नेस की बात करें, अब हम बिज़नेस के लिए पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट करता कौन है। मैनेजमेंट बिज़नेस में 3 लेवल जो होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। तो वहाँ पे मैनेजमेंट एक्टिविटी हमेशा टॉप लेवल करेगा। टॉप लेवल में आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोप्राइटरशिप हो तो प्रोप्राइटर्स आएंगे, पार्टनर्स आते हैं, एच में करता रहता है। ठीक है, ये सारे ही लोग जो टॉप लेवल से बिलोंग करते हैं वो लोग मैनेजमेंट का काम करते हैं। अब ये मैनेजमेंट किया क्यों जाता है? ऐसे ही तो हम मैनेजमेंट करेंगे नहीं। कुछ पर्टिकुलर गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट एक्टिविटी की जाती है। जैसे हम बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में क्या होता है, बहुत सारे गोल हो सकते हैं, बिज़नेस के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। जैसे कि प्रॉफिट अचीव करना है, बिज़नेस का ग्रोथ करना है, बिज़नेस एक्सपांड करना है, नई नई ब्रांच ओपन करनी है, या फिर एक्सपोर्ट का बिज़नेस चालू करना है। कोई भी ऑब्जेक्टिव बिज़नेस का हो सकता है, या तो फिर उसको उसके प्रोडक्ट में कुछ इन्वेंशन लाना है, सर्विसेज में लाना है। तो ये सारे गोल के लिए मैनेजमेंट एक्टिविटी की जाती है। अब ये जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती है उसमें क्या होता है, क्या करते हैं, टॉप लेवल के जो पर्सन्स रहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, प्रोप्राइटर्स है, पार्टनर्स है, ये लोग क्या करेंगे, उनके पास जो भी रिसोर्सेस अवेलेबल है वो रिसोर्सेस का वो यूज़ करेंगे। कैसा यूज़ करेंगे, मैक्सिमम यूज़ करेंगे, वेस्टेज कम करेंगे, एंड वो यूज़ करके वो क्या करते हैं, मैक्सिमम आउटपुट लेते हैं एंड उनका गोल अचीव करते हैं। अब ये रिसोर्सेज की हम बात करें तो बिज़नेस के लिए रिसोर्सेज काफ़ी सारे अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम रॉ मटेरियल कहेंगे, इक्विपमेंट होते हैं, मशीनरीज होती है, लैंड है, कैपिटल है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं।
तो क्या होता है, मैनेजमेंट में ये सारे ही रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ किया जाता है, वेस्टेज कम करके फिर बिजनेस का जो गोल है उसे अचीव किया जाता है। अब ये जो मैनेजमेंट की हमने बात की उसमें काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं अलग अलग, कि मैनेजर जो हम कहते हैं टॉप लेवल में आते हैं, वो मैनेजर क्या करेंगे, काफ़ी सारे फंक्शंस करेंगे जिसे हम आगे चल के डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम प्लानिंग कहेंगे, प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेटिंग है, ऐसे सारे ही फंक्शंस मैनेजमेंट में किए जाते हैं। चलिए, उन लोगों ने हमें कुछ डेफिनेशंस दी है, वो हम देखते हैं क्या है। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन है मैरी पार्कर फॉलेट। उन्होंने हमें क्या बताया, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। बहुत इजी डेफिनेशन इन्होंने हमें बताया है कि मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का आर्ट है। अब आर्ट हम क्यों कहेंगे, इंसान के खुद के अंदर कुछ क्वालिटीज़ रहती है मैनेज करने की, चीज़ों को मैनेज करने की, इसलिए उसे आर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। लोगों से हम क्या करते हैं, कुछ काम करवा के लेते हैं, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। अब बिज़नेस में क्या क्या काम करवाने होंगे, बहुत सारे रहते हैं। प्रोडक्शन करवाना है, सेल्स करवाना है, परचेस करवाना है, एडवर्टीजमेंट करवाना है, काफ़ी सारे काम रहते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि लोगों से काम करवा के लेना, वो एक आर्ट कहा गया है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द पीपल। देखिए, अब ये पीपल मतलब कौन हो जाएगा, अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड हो जाएंगे, जैसे परचेस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, सेल्स मैनेजर है। उनके अंडर जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ है, डिपार्टमेंट में जो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो लोग होते हैं। तो ये सारे ही लोग आ जाते हैं यहाँ पे जो पीपल कहा है। पीपल मतलब एम्प्लॉयज़ या ह्यूमन रिसोर्स। नाउ सेकेंड डेफिनेशन जो हमें बताया है हेनरी फ्योल ने। अब इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब ये जो हेनरी फ्योल है, उन्होंने क्या बताया कि मैनेज करने का मतलब क्या होता है, फोरकास्ट करना। फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में हम कुछ सोचेंगे, कुछ प्रेडिक्ट करेंगे। जैसे कि मान लो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी फ्यूचर में डिमांड कितनी हो सकती है, 5000 यूनिट, 10,000 यूनिट, इतनी डिमांड फ्यूचर में हमारे लिए आ सकती है। तो हमने कुछ फोरकास्ट किया फ्यूचर के लिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करेंगे, प्लान करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करेंगे। प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जो भी रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं वो रिसोर्सेज को हम लाते हैं बिजनेस में। ऑर्गेनाइज, टू कमांड, ऑर्डर देना, जो सबॉर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको ऑर्डर देना काम करने के लिए। टू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन लाना, अलग अलग डिवीज़न, अलग अलग लोग काम कर रहे हैं तो सबके बीच में कोऑर्डिनेशन लाना ताकि सब लोग एक ही गोल के लिए काम करें। एंड टू कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब होता है हमने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली काम हुआ या नहीं हम चेक करेंगे, उसे हम बोलते हैं कंट्रोल करना। तो हेनरी फ्योल ने क्या डेफिनेशन दिया, टू मैनेज इज़ टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। चलिए नाउ थर्ड डेफिनेशन देखते हैं जो दी है हैरोल्ड कुंट्ज़। उन्होंने बताया मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू विथ पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। देखिए, इन्होंने सेम डेफिनेशन बताया जो हमने पहले पढ़ा था, लेकिन एक चीज़ उन्होंने ऐड की। देखिए, फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप। मैनेजमेंट क्या है, एक तरह का आर्ट है जो लोगों से हम काम करवा के लेते हैं, लेकिन कैसे लोग जो फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप के अंदर काम कर रहे हैं। मतलब बिजनेस की उन्होंने बात की है। बिजनेस कैसा रहता है, हमेशा फॉर्मल रहता है, ऑर्गेनाइज रहता है। वहाँ पे कौन किस पोजीशन पे है, कौन सुपीरियर है, कौन सबॉर्डिनेट है, सारी चीज़ें वहाँ पे फिक्स रहती है, एक स्ट्रक्चर रहता है, इसलिए उसे ऑर्गेनाइज कहा गया है। और कैसा है, बिजनेस में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल रहता है, ग्रुप रहता है, इसलिए उसे फॉर्मली ऑर्गेनाइज ग्रुप कहा गया है। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। जॉर्ज टेरी डिफाइंस मैनेजमेंट इज़ अ डिस्टिंक्ट प्रोसेस
consisting of planning, organizing, actuating and controlling, performed to determine and accomplish stated objectives with the use of human beings and other resources. इन्होंने क्या बताया कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, डिस्टिंक्ट प्रोसेस, कुछ अलग प्रोसेस है, कंसिस्टिंग ऑफ, जहाँ पे क्या किया जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग किया जाता है, रिसोर्सेस लाए जाते हैं बिजनेस में, एक्चुएटिंग, एक्चुअल में उस प्रोसेस को किया जाता है, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग किया जाता है, एज पर प्लानिंग हमने काम किया या नहीं, कंट्रोलिंग किया जाएगा। ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है, परफॉर्म टू डिटरमाइन एंड अकम्प्लिश स्टेटेड ऑब्जेक्टिव्स। कुछ ऑब्जेक्टिव्स बिजनेस क्या करता है, सेट करता है, कुछ गोल सेट करता है, वो अचीव करने के लिए ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रोसेस की जाती है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स विद द यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर रिसोर्सेज। अब ये सारी चीज़ें हम कैसे करेंगे, ह्यूमन बीइंग्स यानी एम्प्लॉयज़ को यूज़ करके करेंगे, उनसे काम करवा के, एंड अदर रिसोर्सेज भी हम यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें हम करके क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ डेफिनेशन मैनेजमेंट का। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की तरफ, कि हम जो मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं उसके नेचर क्या क्या है एंड उसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट उन्होंने दिया हुआ है नेचर, वो क्या है, प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस कहा गया है। अब वो प्रोसेस क्यों कहा गया है, क्योंकि मैनेजमेंट एक वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि चलो बिज़नेस स्टार्ट हुआ और पहले दिन हमने मैनेजमेंट कर दिया, अभी जब तक बिज़नेस चलेगा हमें मैनेजमेंट नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है जिसे हमें कंटिन्यूअस करते ही रहना पड़ेगा जब तक बिज़नेस चल रहा है तब तक। जैसे अब हम कोई भी बिज़नेस की बात करें, छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, रिलायंस टाटा की हम बात करें, तो अब ऐसा तो नहीं है कि उन लोगों ने एक ही दिन मैनेजमेंट कर लिया, बिज़नेस चालू हुआ तभी कर लिया, फिर नहीं किया, फिर चलते जाएगा, ऐसा नहीं। ये एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस बेसिस पे होती रहती है, क्योंकि क्या होता है, एवरी डे बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं मैनेजर को। जैसे रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है, प्रोडक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, मशीनरी ख़रीदना है तो कहाँ से ख़रीदना है, काफ़ी सारे डिसीजन मेकिंग बिजनेस में चलते ही रहते हैं। इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। चलिए, मैनेजमेंट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। क्या है ये, एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, अंडरटेकन बाय मैनेजर्स टू अटेन ऑब्जेक्टिव्स। द मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स प्लानिंग एक्टिविटी। अब मैनेजमेंट में हम क्या क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस लाते हैं, जैसे कि हमने लेबर लाया, कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो लाया, मशीनरी लाया, ये सारे रिसोर्सेस हम लाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस, डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट का मतलब क्या होता है, जो भी सुपीरियर है बिजनेस में, मान लो ए है, उसके अंडर बी और सी काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाता है, सुपीरियर, एंड ये दोनों उसके सबॉर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को डायरेक्ट करता रहेगा। डायरेक्ट करने का मतलब है इन दोनों को गाइड करेगा, उनकी लीडरशिप करेगा, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा, एंड उनसे वो काम करवा के लेगा, दैट इज़ डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग सबॉर्डिनेट्स, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज़ को कंट्रोल किया जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बिजनेस में होती रहती है, परचेज़ की हुई, प्रोडक्शन की हुई, सेल्स की हुई, एडवर्टीजमेंट हुआ, अकाउंटिंग हुआ, ठीक है। तो ये सारी ही एक्टिविटीज़ हमने जैसे प्लान किया था वैसे हुई या नहीं, उसे हम बोलते हैं कंट्रोलिंग करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें की जाती है मैनेजमेंट के अंदर। नाउ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज़ कंटिन्यूअस इन नेचर। ये वर्ड याद रखना है कि प्रोसेस कैसी होती है, कंटिन्यूअस है इन नेचर, and as long as the organization exists there is a need to achieve goals and therefore there is a need for managerial process on a continuous basis। क्योंकि हमें बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं, इसीलिए हम मैनेजमेंट प्रोसेस कंटिन्यूअस करते ही रहते हैं। मैनेजमेंट प्रोसेस कोई वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। तो ये हमने सबसे पहला नेचर देख लिया, प्रोसेस। नाउ आगे बढ़ते हैं सेकंड की तरफ, ऑल परवेसिव। चलो, ऑल परवेसिव इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है
जो हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जाए, छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो या वर्ल्ड में कहीं पे भी हो, हर जगह पे मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है। कोई भी बिजनेस हो, प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस हो या सर्विस देने का बिजनेस हो, व्हाटएवर, कोई भी हो, गांव में हो या सिटी में हो, कहीं पे भी हो, मैनेजमेंट करना ही पड़ेगा, ऑल परवेसिव। एंड दूसरी चीज़ क्या होती है, मैनेजमेंट बिजनेस में सारे ही लेवल पे बिलोंग करता है। जैसे हम बिजनेस में बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन्होंने मैनेज करना है, तो वो क्या करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे जो डिपार्टमेंटल हेड है उनको। फिर डिपार्टमेंटल हेड क्या करेंगे, उनको जो काम करवा के लेना है वो उनके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास मैनेजमेंट कराएंगे, उनके पास काम करवाएंगे, ठीक है। इसलिए मैनेजमेंट हर जगह पे रहता ही है, इसलिए उसे ऑल परवेसिव कहा गया है। Now management is an activity that touches all walks of life. It is applicable not only to business organization but also to non-business organizations such as educational institution, charitable trust, etc. अब इन्होंने क्या कहा है, बिजनेस जैसे हमने कहा छोटे बड़े कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट होता ही है, सेम वैसे ही नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो या प्रॉफिट मेकिंग कोई भी बिजनेस हो, सारे ही बिजनेस में मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट करने के लिए काम नहीं करते, जैसे कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, वो सारे नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हो जाते हैं ना। मैनेजमेंट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ सच एज स्टडी। इंडिविजुअल को खुद की पर्सनल लाइफ में भी मैनेजमेंट करना पड़ता है। जैसे हम स्टडी की बात करें तो पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो हम क्या करते हैं, एग्ज़ाम आने वाली है, हम रिज़ल्ट हमने जो सोचा है उसे अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं, मैनेजमेंट एक्टिविटी करते हैं कि चलो हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या है, कौन कौन से बुक्स हैं हमारे पास, कितना टाइम अवेलेबल है हमारे पास, कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सारी चीज़ों की हम प्लानिंग करके फिर क्या करते हैं, मैनेज करते हैं स्टडी को। फॉर इंस्टेंस अ स्टूडेंट नीड टू प्लान हिज हर स्टडी, organize necessary study material, get necessary guidance and instructions from teachers, and if necessary adopt certain control measures so that she completes the study systematically। चलिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ का कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें। नाउ थर्ड नेचर देखते हैं क्या दिया है, प्रोफेशनल अप्रोच। बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिज़नेस एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ पे जब मैनेजमेंट किया जाता है तो वहाँ पे कैसा अप्रोच रहता है, प्रोफेशनल अप्रोच किया जाता है। सारी ही चीज़ें सिस्टमेटिकली होती है वहाँ पे सारे ही एम्प्लॉय को खुद की पोजीशन पता रहती है कि वो कौन सी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, सबको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलती रहती है खुद के सुपीरियर से, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्रोफेशनल वे में की जाती है, इसलिए यहाँ पे प्रोफेशनल अप्रोच कहा गया है। तो नाउअडेज मैनेजर अडॉप्ट अ प्रोफेशनल अप्रोच इन गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स। प्रोफेशनल मैनेजर्स, अब प्रोफेशनल मैनेजर है वो क्या करते हैं, डेलीगेट अथॉरिटी, इनवाइट सजेशंस, एनकरेज इनिशिएटिव्स एक्सेट्रा। देखिए क्या होता है, सबसे पहले डेलीगेट करते हैं वो अथॉरिटी। अब हमने किसी को काम दिया करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है, अथॉरिटी भी डेलीगेट करनी पड़ती है, अथॉरिटी उसे देनी पड़ती है डिसीजन मेकिंग की। जैसे कि हमने परचेस मैनेजर है, ठीक है, उसे हमने क्या किया, हमने उसे काम दिया कि चलो आपको रॉ मटेरियल परचेस करके लाना है या इक्विपमेंट परचेस करके लाना है। तो अब क्या होगा, सिर्फ काम देने से कुछ नहीं होगा, हमें उसे अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी कि वो पर्सन डिसीजन मेकिंग कर सके कि चलो कौन से सप्लायर के पास से मटेरियल लाना है, इक्विपमेंट कहाँ से लाना है, कौन से रेट पे लाना है, ठीक है। तो उसे बोलते हैं डेलीगेट करना अथॉरिटी को। नेक्स्ट इज इनवाइट सजेशंस। सजेशंस इनवाइट करना। अब ये सजेशन कहाँ से इनवाइट किए जाएंगे, सुपीरियर करेगा उसके सबऑर्डिनेट से। एक पर्सन के अंडर 4 लोग काम कर रहे हैं तो वो पर्सन क्या करेगा, कुछ डिसीजन लेते टाइम उस
उन 4 लोग जो उसके अंडर काम कर रहे हैं उनके ओपिनियन को वो कंसिडर करेगा, उनके सजेशंस को वो कंसिडर करेगा, उसे हम बोलते हैं इनवाइट सजेशंस। उसके बाद है एनकरेज इनिशिएटिव। एम्प्लॉयज़ खुद कुछ काम में इनिशिएट करना चाहते हैं तो उनके इनिशिएटिव को एनकरेज करना। एनकरेज कौन करेगा? मैनेजर्स करेंगे। कहते ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल मैनेजर आजकल के ज़माने में करते हैं। पहले ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये चीज़ें नहीं होती थी। डेलीगेटिंग अथॉरिटी, इनवाइट सजेशन, क्या होता था, एम्प्लॉयज़ के ओपिनियंस को वहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाता था ट्रेडिशनल पहले के ज़माने में, लेकिन अभी ये सारी चीज़ें होने लगी है, इसीलिए प्रोफेशनल अप्रोच कहा गया है। नाउ फोर्थ नेचर इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट क्या है? एक ग्रुप एक्टिविटी है। ऑफ कोर्स अब बिजनेस में 1-2 लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अलग अलग लेवल पे। तो बिजनेस क्या है? एक ग्रुप है जो कुछ एम या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए काम कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जब मैनेजमेंट होता है तो सारे लोगों को मैनेज किया जाता है, इसीलिए उसे ग्रुप एक्टिविटी कहा गया है। प्रॉपर मैनेजमेंट रिक्वायर्स टीम वर्क। द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल द मैनेजर्स ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ द ऑल द मैनेजर्स ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम मान लो टॉप लेवल की हम बात करें, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ट्रस्टीज़ है, पार्टनर्स है, इन लोगों ने कुछ डिसीजन लिए। अब वो उनके डिसीजन किसको बताएंगे? डिविजनल हेड को बताएंगे, डिपार्टमेंटल हेड को, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर है, परचेस मैनेजर है, सेल्स मैनेजर, उनको उन्होंने बताया कि आपको ये काम करवा के लेना है। फिर वो लोग भी मैनेजमेंट एक्टिविटी करेंगे एंड उनके एम्प्लॉयज़ से काम करवा के लेंगे, बराबर। तो ये सारे ही जो मैनेजर्स थे टॉप लेवल में थे, उसके बाद जो डिविजनल हेड थे, तो सारे ही मैनेजर्स ने क्या किया? एक साथ एफर्ट लिए कुछ काम या कुछ गोल या कुछ ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, ठीक है। इसलिए ये हो जाएगा एक ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अ सिंगल मैनेजर हाउएवर कैपेबल मे नॉट बी एबल टू अटेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल विदाउट द सपोर्ट ऑफ अदर मैनेजर। कोई भी एक मैनेजर, भले ही वो कितना भी होशियार हो या कितना भी कैपेबल हो, वो पूरा बिजनेस अच्छे से नहीं चला सकता। जैसे हम सेल्स मैनेजर की बात करें कि भाई सेल्स मैनेजर तो बहुत स्मार्ट है, उसके तो बहुत अच्छी क्वालिटी से बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट वो सेल कर सकता है, लेकिन वो अकेला ही बिज़नेस अच्छे से नहीं चला सकता, बाकी सारे मैनेजर ने भी अच्छे से काम करना पड़ता है। जैसे परचेस मैनेजर है, उसने प्रॉपरली परचेस किया, प्रोडक्शन मैनेजर है, उसने प्रॉपरली प्रोडक्शन करवाया, तभी जाके वो सेल्स वाला अच्छे से काम कर सकता है, ठीक है। कोई अकेला मैनेजर बिजनेस नहीं चला सकता। फॉर इंस्टेंस, मार्केटिंग मैनेजर may not be able to achieve success without the support of production manager, purchase manager, human resource development manager and other manager in the organization। देखिए, एक मैनेजर को बाकी सारे मैनेजर के सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ नेचर। आगे बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ, जिसमें हमें बताया है गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट में क्या होता है? सुपीरियर हमेशा क्या करता है? उसका जो सबॉर्डिनेट है उससे वो काम करवा के लेता है, गेटिंग थिंग्स डन। तो ये इसका एक नेचर या कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द एम्प्लॉयज़। किससे काम करवा के लेना है? एम्प्लॉयज़ से। टू गेट द वर्क डन मैनेजर नीड्स टू। मैनेजर को क्या करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़ से काम करवा के लेने के लिए? या तो फिर सुपीरियर है, उसे उसके सबॉर्डिनेट से काम करवा के लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? मान लो परचेस मैनेजर है, उसने उसके एम्प्लॉयज़ से काम करवा के लेना है, तो वो क्या क्या चीज़ें करेगा? लीड द सबॉर्डिनेट्स, सबॉर्डिनेट की लीडरशिप करेगा वो। दूसरा, कम्युनिकेट करेगा इफ़ेक्टिवली, उनके साथ कम्युनिकेशन करेगा कि चलो आप ढूंढो कितने सप्लायर हैं मार्केट में हमारे रॉ मटेरियल के लिए, क्या क्वालिटी पे रॉ मटेरियल मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आप सर्च करो। तो क्या होता है? मैनेजर कम्युनिकेट करता है उसके एम्प्लॉयज़ के साथ। नेक्स्ट, मोटिवेट्स द सबॉर्डिनेट, वो उनको मोटिवेट करेगा। मोटिवेट कैसे करेगा?
वो उसके एम्प्लॉयज़ को बताएगा कि चलो अच्छी क्वालिटी का जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे हम सर्च करते हैं, कोई नए एरिया में जाके सप्लायर को सर्च करते हैं, कुछ नई क्वालिटी सर्च करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, क्या हो रहा है, मैनेजर मोटिवेट कर रहा है उसके एम्प्लॉय को अच्छे से काम करने के लिए। तो ये हो गया फिफ्थ नेचर, गेटिंग थिंग्स डन। अब आगे बढ़ते हैं सिक्स की तरफ, रिजल्ट ओरिएंटेड मैनेजमेंट। क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जो कुछ ऑब्जेक्टिव या कुछ गोल अचीव करने के लिए की जाती है, कुछ रिजल्ट पाने के लिए की जाती है। जैसे हम पर्सनल लाइफ का हमने एग्जांपल देखा था कि हम जो स्टडी करते हैं उसे हम मैनेज करते हैं प्रॉपरली। क्यों मैनेज करते हैं, हमने कुछ सोचा है कि हमें क्या रिज़ल्ट लाना है, कितने परसेंटेज लाने हैं, उसके लिए हम काम कर रहे हैं, कुछ गोल है इसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो सेम वे मैनेजमेंट में क्या होने वाला है, बिज़नेस के काफ़ी सारे गोल रहते हैं, अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करना, नए नए ब्रांच ओपन करना, नया प्रोडक्ट डेवलप करना, या फिर हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस लाना, उसमें कुछ नया लाना। काफ़ी सारे गोल बिजनेस के हो सकते हैं। तो उस गोल को या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट प्रोसेस की जाती है, इसलिए उसे रिजल्ट ओरिएंटेड कहा गया है। मैनेजमेंट प्लेसेस एम्फसिस ऑन रिजल्ट। The activities of the managers are focused on the attainment of goals or result. It is not just activities that matters but better result. ऐसा नहीं है कि हम जो फंक्शन कर रहे हैं या जो एक्टिविटी कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कर रहे हैं, हम ये नहीं सोचेंगे कि वही हम परफेक्टली करते जाए, पर ये सारी चीज़ें हम कर क्यों रहे हैं, कुछ रिजल्ट या एम या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। The result can be in the form of result, ये सारे कुछ भी हो सकते हैं रिजल्ट, या उसे हम कहेंगे गोल या ऑब्जेक्टिव। रिडक्शन इन वेस्टेज कम करना। हमारे बिजनेस में काफ़ी सारे रिसोर्सेस यूज़ होते हैं, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज की हम बात करें, नेचुरल रिसोर्सेज है, या तो फिर ह्यूमन रिसोर्स है, या फिर बाकी सारे रॉ मटेरियल है, इक्विपमेंट्स है, काफ़ी सारे रिसोर्सेज होते हैं, तो उनका वेस्टेज कम करना। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, मैक्सिमम यूज़ करना, बेटर वे में यूज़ करना, वेस्टेज कम करना। मोटिवेटेड वर्कफोर्स, जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका अच्छे से अच्छा मोटिवेशन करना ताकि वो हमें मैक्सिमम आउटपुट दे सके। इन्हेंस हायर एफिशिएंसी एक्सेट्रा। एफिशिएंसी किसकी हायर होगी, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयज़ की हायर होगी। हम उन्हें अच्छे से अच्छा मोटिवेट करेंगे तो वो एफिशिएंटली काम करके देने वाले हैं। तो ये सारे ही मैनेजमेंट के जो क्या है रिज़ल्ट है, जो मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है। ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। चलिए, तो सिक्स नेचर हमने देखा, रिजल्ट ओरिएंटेड रहता है मैनेजमेंट। सेवेंथ इज आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट को आर्ट भी कहा गया है एंड साइंस भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि मैनेजर के अंदर खुद के अंदर कुछ आर्ट रहती है, लोगों से काम करवा के लेने की, नेचुरली उसके अंदर क्वालिटीज़ रहती है, इसलिए मैनेजमेंट को एक आर्ट कहा गया है। दूसरा, उसे मैनेजमेंट को एक साइंस भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो होती है मैनेज करने के लिए। रिसोर्सेज रहते हैं या ह्यूमन रिसोर्स है या बाकी सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फॉलो किया जाता है, इसके लिए उसे साइंस भी कहा गया है। There is a considerable debate as to whether management is an art or science. In practice, management is an art. However, a manager can work better by using organized knowledge, science. Therefore, management has characteristic of both art as well as science. देखिए, आर्ट तो है ही है, कोई पर्सन, सारे ही लोगों के अंदर ऐसी क्वालिटी नहीं रहती है कि दूसरे के पास से वो काम करवा के ले। ठीक है, काफ़ी कम लोगों के पास वो एबिलिटी या वो क्वालिटी होती है, इसलिए मैनेजमेंट को आर्ट तो कहा ही गया है, लेकिन उसे साइंस भी कहा है,
क्योंकि मैनेजमेंट क्या करता है, कुछ पर्टिकुलर सिस्टमेटिक नॉलेज या प्रोसेस को फॉलो करता है लोगों से काम करवाने के लिए, इसलिए उसे साइंस भी कहा गया है। चलिए, ये हमने 7th नेचर पढ़ लिया। ना 8th वन इज नीड नॉट बी ओनरशिप। देखिए, अब जो पर्सन मैनेज कर रहा है बिजनेस को, ज़रूरी नहीं है कि वो उसका ओनर भी रहेगा। बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हम बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टर रहते हैं या जो शेयर होल्डर रहते हैं, वो डे टू डे लाइफ में मैनेजमेंट एक्टिविटी करने के लिए नहीं आते हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट पार्ट कौन देखता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, मैनेजर्स है, वो लोग देखते हैं। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट में मैनेजर्स ही ओनर रहे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, ये चीज़ खाली लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होगी। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पे ओनर ही मैनेजमेंट पार्ट देख लेते हैं। जैसे कि कोई सिंगल ओनर है, नॉर्मल कोई लोकल शॉप है, तो वहाँ पे जो शॉप का ओनर है, मालिक है, वही मैनेजमेंट पार्ट देख लेगा। ठीक है, वहाँ पे ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस मैनेजमेंट एंड ओनरशिप नीड नॉट बी वन and the same. The promoters or directors can hire service of professional managers. However, in small organizations, owners themselves undertake the management activities. छोटे छोटे बिजनेस में क्या होगा, ओनर खुद ही मैनेज कर लेंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, अब जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो लोग खुद मैनेज करने नहीं आएंगे। मैनेजमेंट पार्ट कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे, या तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी क्या करेंगे, कुछ प्रोफेशनल मैनेजर्स को रख लेंगे काम करने के लिए, जो उनकी एक्टिविटीज़ मैनेज करके दे देंगे। तो ये हो गया 8th नेचर हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, डायनामिक इन नेचर। मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है, डायनामिक। डायनामिक मतलब चेंज होती रहती है, चेंज होना, फिक्स नहीं है। ठीक है, एक पर्सन, एक मैनेजर है, वो उसके एम्प्लॉयज़ को मैनेज कर रहा है, तो वो चीज़ फिक्स नहीं रहेगी, वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जैसे अलग अलग सिचुएशंस होंगी, वैसे वो मैनेजमेंट भी अलग अलग करेगा। कोई एक फिक्स मेथड नहीं होती है मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट नीड टू बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। मैनेजर क्या करेगा, जैसे जैसे दिन ब दिन अलग अलग प्रॉब्लम्स आती रहेगी, अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट होती रहेगी, वैसे वैसे वो उसके सॉल्यूशंस लाते रहेगा। इसके लिए मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ लाने वाला होना चाहिए। द सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड्स अपॉन इनोवेशन। मैनेजर्स मस्ट कम अप विथ, मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, न्यू एंड क्रिएटिव आइडियाज़ लाने चाहिए, न्यू एंड बेटर प्रोडक्ट्स लाने चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोसेसेस लानी चाहिए। देखिए, अलग अलग आइडियाज़ लाएगा, प्रोडक्ट कुछ ना कुछ नए लाते रहेगा, एंड प्रोसेसेस, बिजनेस में जो प्रोसेस से काम हो रहा है उसके अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युअली होती थी। जैसे बिलिंग पार्ट की हम बात करें, जब भी पहले प्रोडक्ट का बिलिंग किया जाता था शॉप्स के अंदर, मैन्युअली होता था लिख के। अभी वो कैसा हो गया, अभी मैन्युअली नहीं है, अभी कंप्यूटराइज हो गया है। तो ये क्या हुआ, प्रोसेस के अंदर कुछ चेंजेस आए, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव चेंजेस भी होने चाहिए। ऐसा नहीं है हमने कुछ नया प्रोसेस तो ला दिया लेकिन हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, नहीं, वो प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव हमें लानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट में होनी चाहिए, इसलिए मैनेजमेंट को डायनामिक इन नेचर कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स। देखिए, मैनेजमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, मतलब पहले से हमें दिए गए हैं। अब ये किसने दिए हैं, कुछ मैनेजमेंट थिंकर्स थे, उन्होंने क्या किया, पुराने ज़माने से जो बिजनेसेस चलते आ रहे थे, आजकल के ज़माने में भी चल रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, बिजनेसेस को स्टडी किया, बिजनेस के प्रोसेसेस को अच्छे से स्टडी किया, एंड उन्होंने क्या किया, कुछ प्रिंसिपल्स बताए हमें, प्रिंसिपल्स दे ही दिए कि हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रिंसिपल्स अगर हम सीधा अप्लाई करते हैं हमारे बिजनेस में तो हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ हमें एग्जाम्पल दिए हैं उस प्रिंसिपल्स के, आगे चल के ये सारे प्रिंसिपल्स हमें डिटेल में पढ़ने हैं। तो मैनेजमेंट फॉलोज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल्स
In managing the organization, the principles includes division of work, authority responsibility balance, discipline, unity of command, unity of direction, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेट्रा। ऐसे और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चल के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नेचर की तरफ, जो बताया है इंटेंजिबल। अब मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो इंटेंजिबल है, जिसे हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हम उसका रिजल्ट देख सकते हैं। जब पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया, जैसे कि हमें वेस्टेज कम करना था, ये ऑब्जेक्टिव हमने अचीव कर लिया, तो वो हमने कैसे अचीव किया? जब हमने मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया तभी। प्रोसेस इंटेंजिबल था लेकिन उसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने बताया है मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस और एक्टिविटी इज नॉट डायरेक्टली विजिबल। द इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट इज रिफ्लेक्टेड बाय रिजल्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोसेस। कैसे हम देख सकते हैं मैनेजमेंट इफेक्टिव है या नहीं है? जब उसके रिजल्ट्स आते हैं तभी। इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रोसेस कैन जनरेट हायर रिजल्ट्स, दैट इज हायर प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिव डिसिप्लिन, वर्कफोर्स, कॉर्डियल रिलेशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा। कॉर्डियल का मतलब हो जाएगा फ्रेंडली रिलेशंस। ये सारी चीज़ें अगर हमें देखने मिले तो हम समझ जाते हैं कि मैनेजमेंट इफेक्टिवली किया गया है, ठीक है। भले ही मैनेजमेंट को हम नहीं देख सकते पर रिजल्ट्स देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम नेचर देखते हैं उसका, मल्टी डिसिप्लिनरी। चलिए इसे मल्टी डिसिप्लिनरी कहा गया है मैनेजमेंट को। वो क्यों कहा गया है? मैनेजर्स मैनेज पीपल टू गेट वर्क डन, they give proper directions and guidance to the employees, therefore management needs to have proper knowledge from various disciplines, ठीक है। अब मैनेजमेंट में कैसा है, मैनेजर के अंदर काफ़ी सारी अलग अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि उसे अलग अलग लोगों से काम करवा के लेना है। जैसे ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की हम बात करें या पार्टनर्स हैं उनकी बात करें, तो वो लोग क्या करेंगे, उनके अलग अलग डिवीज़न है, उनके लोगों से वो काम करवा के लेने वाले, सेल्स है, एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, ठीक है। तो अब उनके अंदर अलग अलग क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला है मैनेजमेंट साइंस टू गेट द वर्क डन इफेक्टिवली फ्रॉम सबऑर्डिनेट। क्या करना है? साइंटिफिकली उन्होंने मैनेजमेंट करवा के लेना है लोगों से। नेक्स्ट है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एम्प्लॉयज़ के पास से काम करवा के लेना है तो उनकी साइकोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई एम्प्लॉय कैसा है। किसी को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, किसी को कम आता है, कोई एम्प्लॉय काम को जल्दी से समझ लेता है, कोई जल्दी से नहीं समझता है, ठीक है। तो साइकोलॉजी टू अंडरस्टैंड इंडिविजुअल एंड ग्रुप बिहेवियर, ठीक है। फर्स्ट हो गया हमारा मैनेजमेंट साइंस, सेकेंड है साइकोलॉजी, थर्ड है फिलोसॉफी। Philosophy to study problems that are concerned with the morality, ethics, reason, knowledge and so on. Philosophy study करना है मतलब कोई भी चीज़ में मोरल स्टडी करना है। What is morality? राइट और रॉन्ग हम स्टडी करेंगे। जैसे मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को हमने कुछ पैसे दे दिए एक्स्ट्रा, अब मोरालिटी के हिसाब से देखने जाए तो गलत है, रॉन्ग है, ठीक है। हमने हमारा काम करवाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा दे दिया, ऐसा हमें नहीं करना है। तो ये सारी भी चीज़ें मैनेजर ने समझनी चाहिए, उसे हम फिलोसॉफी कहेंगे। चलिए नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। इकोनॉमिक्स समझना है, इकोनॉमिक्स किस रिलेटेड, बेटर यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जितने ही रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका यूज़ कैसा होना चाहिए, बेस्ट वे में यूज़ करना है, वेस्टेज कम करना है एंड मैक्सिमम यूज़ करना है। तो ये चीज़ रिलेट करती है इकोनॉमिक्स से। चलिए तो यहाँ पे हमने सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो जो था उसे बहुत अच्छे से समझ लिया है, डिटेल में हमने पढ़ लिया है। कोई भी क्वेश्चन हो स्टूडेंट तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।